नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका 30 जून 2020 का एडिटोरियल है जो कि लिखा किसने है, हामिद अंसारी जी ने। बोल क्या रहे हैं, इन 24 आवर पैलेस्टाइन फेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो एग्जिस्टेंशियल का मतलब जस्ट जनरली क्या होता है, जो एग्जिस्ट कर रही है पहले से थ्रेट, उसी को ही फेस कर रहा है। पहले से जो चीज़ें चल रही थी या जिसकी आशंका थी, उसी चीज़ को फेस कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑन जून 24 द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस told virtual meeting of United Nations Security Council that Israeli Palestine conflict is at a watershed moment and that Israeli plan to annex part of West Bank have alarmed the Palestinians, many Israelis and international community। जून 24 को एक मीटिंग हुई जिसमें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जनरल थे, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने ये कहा वर्चुअल मीटिंग में कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को उठाया और कहा कि ये वाटर सेट का मतलब है जब पानी या वाटर जो है नदियों के फॉर्म में एक किसी पॉइंट पे जाके बिखर जाए, छोटी छोटी जगह पे वो हो जाए। और मूवमेंट का मतलब होता है फैल जाना। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज मतलब किस हिसाब से कि वो पॉइंट जहाँ से पानी क्या होता है फैल जाता है यहाँ वहाँ, वो वाटर सेट मूवमेंट मतलब पर्टिकुलर वो एक फ्रेज इस हिसाब से कि एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। एंड दैट इजराइली प्लान टू अनेक्स पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक को क्या अधिग्रहित करना चाहता है इजराइल। हैव अलार्म द पैलेस्टाइंस, और उसने अलार्म मतलब एक चिंता की बात उत्पन्न कर दी है, चिंता की सिचुएशन या मैनी इजरायली पैलेस्टाइंस के बिटवीन, इजराइल्स के बिटवीन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। सच एनेक्सेशन वुड बी अ मोस्ट सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये जो अधिग्रहण है ये वायलेशन होगा, मतलब अनदेखी करना होगा किस चीज़ की, इंटरनेशनल लॉ की, जो कि एनेक्सेशन के लिए बनाए गए हैं। ही कॉल्ड अपॉन इजरायली government to abandon its annexation plan and ask Middle East क्वार्टेट। मिडिल ईस्ट की क्वार्टेट कौन कौन से हैं? द यूनाइटेड स्टेट, रसिया, यूरोपियन यूनियन एंड यूएन टू रिज्यूम इट्स मैंडेटेड मीडिएटरी रोल। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि इजराइल गवर्नमेंट इसके लिए छोड़ दे, अबेंडन कर दे, इस चीज़ का त्याग कर दे कि उसको अनेक्स करना है। और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट के क्वार्टेट है, मतलब 4 प्रमुख देश हैं, उनसे कहा है कि अपना जो आपका जो रोल है उसके लिए रिज्यूम कर दीजिए, मतलब स्टार्ट कर दीजिए, आप अपना काम करना शुरू, या सीधी सी बात दखल अंदाजी कीजिए। अब वायलेशन, द यूएन सिक्योरिटी जनरल अलार्म हैज़ बीन साउंडेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's reported plan to annex on July 1st around 30% of occupied West Bank। और जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो वेस्ट बैंक है उसका जो 30% पार्ट है वो जुलाई 1 को वो क्या कर लेंगे, अनेक्स कर लेंगे। दिस विल include annexation of all existing post 1967 settlement in additions to areas surrounding them and access road। और ये जो अधिग्रहण है वो उन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेगा कि जो उसके बाद सेटलमेंट हुए, जो मतलब 1967 में जो फिलिस्तीन का जो कब्जा कर रखा था, उन सब चीज़ों को अनेक्स कर लेगा, जिसमें रोड भी शामिल हैं, ये सब चीज़ें। दिस फ्रॉम पब्लिश्ड अकाउंट हैज़ अप्रूवल ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और जाहिर तौर पर या खुले तौर पर पब्लिश्ड अकाउंट के तौर पर ये देखा गया कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल है इसमें। अंडर इंटरनेशनल लॉ annexation इज फोर्सिबल एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय वन स्टेट। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी अधिग्रहण है
is forcible acquisition of territory by one state at expense of another state। मतलब एक स्टेट को घाटा उठाना पड़ता है और उस दूसरे स्टेट को अपना फायदा होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Nathaniel Berman of Brown University, US, such an act is, if sanctified by Israel law, is illegal under international law and would violate the universally acknowledged principle of inadmissibility admissibility of acquisition of territory by force। और जो प्रोफेसर है ये इनके द्वारा ये कहा गया कि भले ही चाहे वो इजराइल की संसद या इजराइल के द्वारा उस चीज़ को प्रस्तावित या वो किया जाए, मतलब सही ठहराया जाए वहाँ की विधायिका में, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इट वुड वायलेट, ये वायलेट करेगा उन सभी रूल को, जो उन सभी सिद्धांतों को जो यूनिवर्सली सभी के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। जो भी आप टेरिटरी को बाय फोर्स क्या करते हो, एक्वायर्ड करते हो, उसके रिगार्डिंग दिस अकॉर्डिंग टू हिम, ये सब उनके अकॉर्डिंग है, इज द एक्सेप्टेड पोजीशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल लीगल बॉडीज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये सब किसके द्वारा एक्सेप्टेड है, पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल लीगल बॉडी है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन सभी के द्वारा इस चीज़ की स्वीकारता है या उन उस को विधायिका दी गई है जो सब इन लोग इन्होंने ऊपर कहा। द सेम पोजीशन हैज़ बीन टेकन बाय ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट। और यही बिल्कुल सेम पोजीशन किसकी है, ह्यूमन राइट कमीशन की, वो भी इसी सब चीज़ों को मानता है। इन अ स्टेटमेंट ऑन June 16, it described annexation of occupied territory as a serious violation of Charter of United Nations and Geneva Convention and contrary to fundamental rule affirmed many times by UN Security Council and General Assembly that acquisition of territory by or by force in is inadmissible। और जून 16 को जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये डिस्क्राइब किया गया कि इस हिसाब का जो अधिग्रहण है ऑक्यूपाइड टेरिटरी, मतलब ऑक्यूपाइड टेरिटरी मतलब जो टेरिटरी को आप रूल कर रहे हो उसका एक विधायकी तौर पे अपने देश में शामिल करना एक सीरियस वायलेशन है चार्टर यूनाइटेड नेशन के, जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा और उसी के समकालीन फंडामेंटल जो रूल निर्धारित किए गए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जेनेवा असेंबली के द्वारा, किसी भी टेरिटरी के अधिग्रहण के रिगार्डिंग, चाहे वो युद्ध के तौर पर हो या फोर्सिबली उसको क्या किया जाए, एक्वायर किया जाए, वो सब क्या है, अस्वीकार है। इट पॉइंटेड आउट दैट 53-year-old Israeli occupation is a source of profound human right violation of Palestinian people and said these human right violations would only intensify after annexation। और इस चीज़ की तरफ मतलब इशारा करते हुए कि 53-year-old जो इजरायली ऑक्यूपेशंस था, मतलब जो इजराइल ने ऑक्यूपाइड की थी पैलेस्टीन की वो ज़मीन या जो भी है, उसमें बहुत ही गहरे तौर पर क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हुई पैलेस्टीन पीपल्स का, एंड सेड these human right violation would only intensify after annexation। और ये और चीज़ें इंटेंसिफाई तेज और हो जाएंगी इसके बाद, जैसे वो इजराइल अपने उसमें मिला लेगा उस जगह को जहाँ पे पैलेस्टीन लोग भी रहते हैं। What would be left of West Bank would be Palestine, Bantustan, Iceland of disconnected land completely surrounded by Israel and with no territorial connection with outside world। जैसे ही ये अनेक्स कर लेगा तो उसमें वेस्ट बैंक में रह क्या जाएगा, एक वंटिस्टान आइसलैंड है वो रह जाएगा जो पूरा का पूरा किससे सराउंडेड है, इजराइल से सराउंडेड है, और उसका आउटसाइड वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। मतलब प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वो किसके हाथ में रहेगा, इजराइल के ही हाथ में रहेगा।
Israel has recently promised that it will maintain permanent security control between Mediterranean and Jordan River. और इजरायली हैज़ रिसेंटली प्रोमिस किया है, इजराइल कर चुका है किस चीज़ का, कि वो मेंटेन रखेगा कि परमानेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, मतलब मेडिटेरियन सी एंड जॉर्डन रिवर के बिटवीन। इस प्रकार द मॉर्निंग आफ्टर एनेक्सेशन वुड बी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एन ऑलरेडी अनजस्ट रियलिटी। और जैसे ही अनेक्सेशन की जो सुबह होगी वो क्रिस्टल क्लियर कर देगी चीज़ों को कि जो अनजस्ट रियलिटी थी उस चीज़ की, उन सब चीज़ों को उखेर के सामने ला देगी। टू पीपल लिविंग इन सेम स्पेस, दो लोग एक सेम स्पेस में रह रहे हैं, रूल्ड बाय सेम स्टेट, एक ही राज्य एक ही देश के द्वारा उनको क्या रूल किया जा रहा है, बट विथ प्रोफाउंडली अनइक्वल राइट। लेकिन उनके पास जो राइट है, प्रोफाउंडली मतलब जा गहरे तौर पर या एक ठोस तौर पर जो राइट्स हैं वो उन अनइक्वल होंगे। अब ये उसके अंदर कुछ होगा जो इजराइल ने पास किया है जो बिल, उसके अंदर जो भी, तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। दिस इज द विजन ऑफ 21st सेंचुरी अपार्डीज। अपार्डीज मतलब होता है रंगभेद, तो ये एक विजन है 21वीं सेंचुरी के रंगभेद का, मतलब जो पहले की सेंचुरी का डायरेक्ट था, लेकिन ये एक अलग टाइप का रंगभेद है। दिस स्टेटमेंट कंक्लूड दैट डिस्पाइट dismal record of Israeli past violation of international law, accountability and end to impunity must become an immediate priority for international community। और अंत में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि निराशाजनक जो रिकॉर्ड रहा है इजराइल का, कि वायलेशन किया उसने बार बार इंटरनेशनल लॉ का, जिसमें अकाउंटेबिलिटी और इम्प्यूनिटी मस्ट बिकम इमीडिएट प्रियोरिटी, और उसकी अकाउंटेबल इसके लिए ठहराया जाना चाहिए। और उसके लिए जो भी माफ़ी या जो भी उस चीज़ की व्यवस्था इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इन सब चीज़ों की क्या रखनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। द इजरायली पल्स डिस्पाइट मिस्टर नेतन्याहू ब्रेवेडो, एन ओपिनियन पोल कंडक्टेड बाय इजरायली न्यूज़पेपर। अब मिस्टर नेतन्याहू को छोड़ दिया जाए, उनकी शैली को छोड़ दिया जाए, तो ओपिनियन पोल कंडक्ट कराया गया वहाँ के न्यूज़पेपर हारेज ने। तो उसमें ये कहा इन मार्च लास्ट ईयर शो दैट वाइल 28% ऑफ इजराइल अपोज एनेक्सेशन, 28% इजराइल तो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे थे अनेक्सेशन। अनेक्सेशन वही कि राज्य में मिला लेना या चीज़ों को उस पर अधिकार कर लेना वैधानिक तौर पर। 11% सपोर्ट फुल एनेक्सेशन, और 11% तो फुल एनेक्सेशन को सपोर्ट कर रहे थे विद पॉलिटिकल राइट फॉर पैलेस्टाइन, लेकिन उसमें वो पॉलिटिकल राइट भी देना चाहते थे फिलिस्तीनियों को। एंड 60% के समर्थन में थे कि फुल एनेक्स कर लो, पैलेस्टीन को कोई पॉलिटिकल राइट ना दो। इन एडिशन 50% वर फॉर पार्शियल एनेक्सेशन एंड 30% एक्सप्रेस न्यू व्यू। 15% जो थे वो पार्शियल एनेक्सेशन के पक्ष में थे, और 30% तो ये बोल रहे थे कि कोई उनका व्यू ही नहीं था। एंड इंटरेस्टिंग अनप्रेसिडेंटेड एंट्रेंट इन डिबेट इज ओपिनियन आर्टिकल। अब इन सब चीज़ों में इंटरेस्टिंगली क्या चीज़ हुई, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व एंट्रेंट मतलब एंट्री हुई इन द डिबेट इज ओपिनियन आर्टिकल, एक ओपिनियन आर्टिकल से, कि उसका टाइटल क्या था, इट्स आइदर अनेक्सेशन और नॉर्मलाइजेशन। उसने ये कहा कि ये तो या तो अनेक्सेशन है या नॉर्मलाइजेशन है। वेदर इन हिब्रू बाय यूनाइटेड अरब अमीरात एम्बेसडर इन वाशिंगटन, यूनाइटेड अरब अमीरात के यूएई के जो एम्बेसडर हैं वॉशिंगटन में, उन्होंने लिखा पब्लिश्ड इन इजरायली न्यूज़पेपर येदिटोट, मतलब सीधी बात है इजराइल के न्यूज़पेपर में वहाँ पे पब्लिश हुआ, यू कैन आप पढ़ सकते हो इसे क्या है। इट आज द इजरायली गवर्नमेंट टू डिसिस्ट फ्रॉम कॉन्टेम्पलेटेड मूव। और उसका मतलब उन्होंने ये कहा कि जो इजराइल थी, जो पहले का जो उसका सोचने का या जिस हिसाब से वो सोच के चल रही थी, उससे वो इतर काम कर रही है। द इफेक्ट ऑफ प्लान व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच मूव। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, सीधी सी बात है। द व्हाट वुड बी द इसके क्या परिणाम होंगे। वुड पैलेस्टीन लिविंग
in annexed area and owning around 23% of its land retain their private property। और जो भी क्या जो पैलेस्टीन वगैरह जो रह रहे हैं अनेक्स पार्ट में, और उसके चारों तरफ जो 23% जो उनकी प्राइवेट लैंड है वो क्या उनके हाथ में रहेगी। वुड दे बी एनश्राइंड इन अ लीगल फ्रेमवर्क, और उनको क्या उसमें शामिल किया जाएगा जो लीगल फ्रेमवर्क है टू क्लास पॉपुलेशन of a two class divided by ethnicity and given Israeli residency as a category of subject of annexing entity। और वो फ्रेमवर्क में किस हिसाब से शामिल किया जाएगा कि भाई जो आप अनेक्सेशन या जो सम्मिलित कैटेगरी के तौर पर जो आपके साथ व्यवहार होना चाहिए उन सब चीज़ों में, ये पूरा का पूरा उस जो भी रिगार्डिंग बिल पास किया होगा वहाँ की गवर्नमेंट ने इसराइल की, उस रिगार्डिंग या उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है। तो मतलब जो जो उन उसके वो होंगे तो क्या उनको उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, या उनको एक इंडिया में सीधी बात, इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लो कि पूर्ण कंप्लीट स्वतंत्रता होगी कि कुछ बंदिशें होंगी। वुड दे बी ऑन अ पार विथ इजरायली अरब ऑफ पैलेस्टीन ओरिजिन would together constitute about 20% of Israeli population। और जो या फिर उनको उनके समकक्ष रखा जाएगा कि जो इजरायली अरब पैलेस्टीन्स हैं, जो मुस्लिम हुए, क्रिश्चियन हुए, द्रूज हुए, ये सब उसमें शामिल हैं, वो सबके सब जो 20% पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कवर करते हैं, उनके बराबर रखा जाएगा। एबव ऑल, इन सभी के ऊपर will it take away from Palestine's right to have their own state under the right of national self-determination recognized time without number by international community? Would there be demographic consequences? Israel, by its foundation proclamation, is not a Jewish state only because most of its inhabitants are Jew। क्या यहाँ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे डेमोग्राफिक, जिसमें इजराइल बाय इट्स फाउंडेशन प्रोक्लेमेशन, मतलब जब वो फाउंड हुआ तो किस घोषणा करके फाउंड हुआ था, इट्स नॉट अ ज्यू स्टेट ओनली बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स आर ज्यूज, क्योंकि वहाँ रहने वाले मोस्टली कौन है, ज्यू। तो इज नॉट अ ज्यूस स्टेट, इट्स इज अ स्टेट फॉर ज्यू wherever they may be and for any Jew who wish to be here। और ये स्टेट है उन सभी के लिए जो मतलब जहाँ पे भी जो ज्यू रह रहे हैं और जहाँ से वो आना चाहते हैं अगर यहाँ इजराइल के लिए। इट्स ऑफिशियल आइडियोलॉजी ऑफ जियोनिज्म somewhat order to doctrine of strident nationalism of 20th century was described much earlier by Vladimir जेबोटिन्स्की एज अ कोलोनाइजिंग एडवेंचर। और जो इसकी आइडियोलॉजी है जियोनिज्म की, या जो भी राष्ट्रवाद कह लो 20th सेंचुरी के फॉर्म में, उसका जो पहले व्लादिमिर जो उसको भी डिस्क्राइब कर चुका है, कौन कर चुके हैं, व्लादिमिर जेबोस्की, जब कोलोनाइजिंग एडवेंचर या उस समय के टाइम पे ये इस चीज़ को हाईलाइट कर चुके हैं। देयरफॉर इट स्टैंड और फेल बाय क्वेश्चन ऑफ आर्म्ड फोर्स, और वो सब फेल हो गया था किस पे, आर्म्ड फोर्स के क्वेश्चन, मतलब आर्म्ड फोर्स पे आकर रुक गया था उन। एवर सिंस द वार ऑफ जून 1967 द इसराइल एफर्ट हैज़ बीन टू प्रोक्रेस्टिनेट अ सेटलमेंट। और जब से ये वॉर हुई है 1967 से, और जब से उसने अनेक्स कब्जा किया है जो ज़मीन है जो वेस्ट बैंक पर, तब से वो प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल रहा है किस चीज़ को, सेटलमेंट को, एंड चेंज ग्राउंड रियलिटी, और ग्राउंड रियलिटी को चेंज कर दिया है। इसराइल टुडे इज़ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी ये इंटरनेशनल समाज का हिस्सा है। इंटरनेशनल समाज मतलब बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और उन सब चीज़ों का, कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और कंट्रीब्यूट भी करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। इट हैज़ सक्सीडेड इन नॉर्मलाइजिंग इट्स रिलेशंस विद वाइड रेंज ऑफ कंट्रीज, और वो सफल हो चुका है
कि बहुत से कंट्रीज के साथ उसने अपने रिश्ते अच्छे भी किए हैं, नॉर्मल भी किए हैं। A concomitant of this is the observance of globally accepted norm of state conduct। और ये और इन सब चीज़ को कॉन्कमिटेंट मतलब सहगामी या किसी चीज़ से एसोसिएट, इन सब चीज़ों को देखा जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए तो ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म ऑफ स्टेट कंडक्ट। तो स्टेट का जो वो है वो क्या है, ग्लोबली के जो नॉर्म होते हैं उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अ रिलेक्टेंस टू डू दिस इज प्रमाइज्ड ऑन सपोर्ट ऑफ पावरफुल फ्रेंड एंड इम्पेरेटिव ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और इसे करने की इच्छा ना करना किस पे आधारित होगी, ऑन द सपोर्ट ऑफ पावरफुल फ्रेंड, जो भी पावरफुल फ्रेंड है उनकी सपोर्ट से, और इम्पेरेटिव ऑफ जियोपॉलिटिक्स, और ये जियोपॉलिटिक्स के लिए भी अनिवार्य है। मस्ट दिस नेसेसरीली हैव परमानेंस, और यहाँ पे स्थायित्व होना चाहिए। दिस रिकॉर्ड ऑफ पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट द वर्ल्ड ओवर सो दैट injustice and denial of right has no permanence, and as Jean-Jacques Rousseau said a long time back, the strongest is never strong enough। जो भी मतलब रिकॉर्ड ऑफ पैलेस्टीन रेजिस्टेंस, जो रिकॉर्ड है जो फिलिस्तीनियों के विरोध का, एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट, जो भी आंदोलन हुए, जो मूवमेंट हुए, द वर्ल्ड ओवर सो दैट इनजस्टिस एंड डिनाइल ऑफ राइट हैज़ नो परमानेंस। और तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के तौर पे देखा जाए तो वो क्या शो करता है, इनजस्टिस और डिनाइल ऑफ राइट हैज़ नो परमानेंस, एंड एज जीन, उसके वहाँ पे कोई स्थायित्व नहीं है। और जीन जो के वर्डों में अगर कहा जाए या उनके शब्दों में ये कहा जाए कि द स्ट्रोंगेस्ट इज नेवर स्ट्रोंग, जो भी सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो सब ताकतवर नहीं होगा। टू बी ऑलवेज अ मास्टर, और हमेशा मास्टर भी नहीं होगा उस चीज़ का। कब तक, जब तक के लिए वो ट्रांसफॉर्म हिज पावर इनटू राइट, वो अपनी पावर को अधिकारों में ना बदल दे, एंड ओबीडियंस इनटू ड्यूटी, और अपनी आज्ञाकारिता, ओबीडियंस मतलब आज्ञा का मतलब होता है कि जो आपने बोल दिया उसे आपको करना है, लेकिन कर्तव्य का मतलब होता है लोग खुद से करें। तो ओबीडियंस को आप ड्यूटी में ना बदल दो तो तब तक वहाँ पर पावर में नहीं रह सकता कोई। अब फॉर न्यू दिल्ली, अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये बोल रहे हैं, इंडिया हैज़ अ सब्सटेंसिव रिलेशनशिप रीचिंग स्ट्रेटजिक डायमेंशन विद इजराइल। इजराइल के साथ सब्सटेंसिव मतलब संवेदनशील रिलेशंस हैं, रीचिंग स्ट्रेटजिक डायमेंशन, और बहुत स्ट्रेटजिक डायमेंशन में पहुंच रहे हैं विद इजराइल। इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल, और ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा कि इंडियाज एमिटी विथ पैलेस्टीन पीपल, इंडिया की जो मेल जोल या इंडिया की सहभागिता किसके साथ, पैलेस्टीन पीपल के साथ है, एंड इट्स प्रिंसिपल सपोर्ट टू देयर कॉज, और ये सैद्धांतिक सपोर्ट होगा उनके कारणों के लिए, प्रीडेट इंडियाज ऑन इंडिपेंडेंस, और इससे इंडिया की इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। अब स्वतंत्रता कैसे बढ़ेगी समझ पा रहे होगे, अगर नहीं तो इस हिसाब से कि अगर आप इजराइल का पक्ष ले रहे हो और फ़लस्तीन का पक्ष ले रहे हो तो इंडिया एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली, लेकिन आप इजराइल का पक्ष ले रहे हो, फ़लस्तीन का पक्ष नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इजराइल का क्या है, प्रभाव है। तो इन इसके रिगार्डिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज वी हैव invariably supported the UN Security Council and General Assembly resolution supported of Palestine। और हमने कंटिन्यू के तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली को क्या किया है, सपोर्ट किया है उसके रेजोल्यूशन को, और सपोर्टिव ऑफ द पैलेस्टीन्स एट दिस क्रिटिकल जंक्चर। अब इस क्रिटिकल जंक्शन पे या इस क्रिटिकल पॉइंट पे, एंड नाउ दिस वी आर बैक ऑन हॉर्स स्टेबल, or suitable would be support and annexations in contraventions of international legality and our own commitments। और इन सब चीज़ों में ये हम सपोर्ट करेंगे किस चीज़ को, जो उल्लंघन हुआ है इंटरनेशनल लीगैलिटी का और हमारे अपने कमिटमेंट का। So this is all about today's editorial. So thank you for today.